हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपो पे, जहां हम वेरियस लॉ सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको यहां हम डील करते हैं। आज का जो हमारा सेक्शन है या फिर एक कॉन्सेप्ट है कंसिडरेशन, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आपको देखने को मिलेगा। इसेंशियल फॉर जो इसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसमें से एक इसेंशियल आपका कंसिडरेशन भी है। तो कंसिडरेशन क्या है उसको आज हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंसिडरेशन। आप जानते हो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको फॉर्म करना है तो पहले तो क्या होना चाहिए भाई, एक प्रपोजल होना चाहिए। उस प्रपोजल का क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस। ठीक, एक्सेप्टेंस के बाद फिर वो क्या बनता है, फिर एग्रीमेंट बनता है। और जो प्रपोजल और उसका एक्सेप्टेंस हुआ, ये किस बेस पे होता है, तो ये कंसिडरेशन के बेस पे होता है। क्योंकि ये जो कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसका ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्विड क्विड प्रो क्यू। ठीक है ना, क्विड प्रो क्यू के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। लैटिन टर्म है क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग। ठीक है ना, क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या है, समथिंग फॉर समथिंग। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं इसको, समथिंग इन रिटर्न। अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो या उससे कोई चीज़ ले रहे हो, खरीदने का कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लें यहाँ पे, अगर आप दुकान से कुछ खरीदते हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम उसको पैसा दोगे और दुकानदार आपको या जिसको भी सामान लेना है उसको वो सामान देगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, कंसिडरेशन ही तो है। आप लेट सपोज कि आप दुकान पे जाते हो, आप कहते हो कि भाई मुझे एक बिस्किट दीजिए, एक पैकेट बिस्किट दीजिए। तो वो पूछता है कितने वाला क्या है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। वो आपको बिस्किट देता है, आप उसको पैसे देते हो, तो सामान का एक्सचेंज तो हुआ है। ठीक है ना, वो आपको दिया और आपने उसके बदले में क्या दिया है, समथिंग फॉर समथिंग दिया है ना। उसने आपको बिस्किट दिया और बिस्किट के बदले में आपने पैसा दिया। तो ये क्या है, ये है एक कंसिडरेशन। ठीक है, अब चलिए, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी होता है, या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए ही एक इसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन, जिसको कॉन्ट्रैक्ट में होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, कंसिडरेशन इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक फंडामेंटल एलिमेंट है। लॉ एज डिफाइंड समथिंग ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू उसकी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ आप किसी से खरीद रहे हो उसके बदले में आपको कुछ उसको वैल्यूएबल चीज़ जो है वो देनी पड़ती है। प्रॉमिस करना पड़ता है, या तो देना पड़ता है या तो प्रॉमिस किया जाता है कि हम आप दीजिए, हम इसके एवज में आपका ये काम कर देंगे, या फिर बाद में कोई पैसा आपको देंगे। ठीक है, गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस और परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर पार्टी। इट इज़ द प्राइज। और ये कंसिडरेशन क्या है भाई, कंसिडरेशन क्या है, एक प्राइज है। ठीक है, एक प्राइज है और इंड्यूसमेंट दैट मूव्स द पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे सोचो कि कोई तुम्हारा काम जो है वो क्यों करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम उसको प्राइस दोगे, उसके लिए उसको कुछ पे करोगे, तभी तो सामने वाला तुम्हारा काम करेगा। तो फिर इंड्यूसमेंट का प्राइस का मतलब क्या है, यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब यहाँ सिर्फ प्राइस में, मॉनेटरी प्राइस से नहीं है, सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप कहते हो कि आप मेरे घर का काम कर दीजिए तो मैं आपका ये काम कर दूंगा, या आप मेरे घर का काम कर दीजिए, मैं आपके बच्चों को जो है वो फ्री ट्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये भी क्या है, एक कंसिडरेशन है। तो सर्विस भी कंसिडरेशन हो सकता है, प्राइस भी कंसिडरेशन हो सकता है, या फिर फ्यूचर में कोई काम करवाना भी, एक करने का भी प्रॉमिस एक कंसिडरेशन हो सकता है। तो कंसिडरेशन आप याद रखिएगा, सिर्फ मनी में नहीं होता है, इसकी अदर फॉर्म भी होते हैं। कंसिडरेशन कैन बी इन मॉनेटरी फॉर्म, इन इन सर्विस फॉर्म, और इन एनी अदर, जिसमें आपको कुछ रिटर्न मिलता हो, कुछ के बदले कुछ मिलता हो। ठीक है ना, चलिए अब क्या कह रहा है, इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग ऑफ वैल्यू। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन में सबसे पहली बात यही आती है कि जो चीज़ आप कंसिडरेशन में दे रहे हो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए।
द कंसिडरेशन must be in form of some value but it need not to be equivalent value to the promise। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने का एक्चुअल में सामान है वो इतना ही होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू तो जरूर होनी चाहिए। इट कैन बी टेंजिबल लाइक मनी, गुड्स और सर्विसेज। और ये जो भी आप कंसिडरेशन दे रहे हो ना, ये टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल मतलब क्या होता है, फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। फिजिकल फॉर्म क्या होता है भाई, फिजिकल फॉर्म जिसको आप टच कर सको, जिसको आप उस काम को कर सको रियल वर्ल्ड में, ठीक है ना, जो चीज़ सच में एग्जिस्ट करती हो। तो टेंजिबल कंसिडरेशन हमेशा होना चाहिए। जैसे मनी में होना चाहिए, वो आपका कंसिडरेशन, गुड्स दे दीजिए, गुड्स के बदले गुड्स दे दीजिए, या उसका सर्विस कर दीजिए। ये सारी फॉर्म जो है वो टेंजिबल में होने चाहिए और कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इंटेंजिबल ऐसी चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे देखो, प्रॉमिस और परफॉर्मेंस होना चाहिए। और कंसिडरेशन किस लिए हो जाता है, प्रॉमिस के परफॉर्म करने पे। क्या कह रहा है, द कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। आप किसी का प्रॉमिस लेते हो तो सामने वाला जब प्रॉमिस देता है उसी के बदले में आप कंसिडरेशन देते हो, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी पास्ड एट और गिफ्ट। अगर कोई काम आपका, मान लो आप कोई काम गिफ्ट दे रहे हो और गिफ्ट के बदले में काम ले रहे हो, तो वो जो है वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। अगर गिफ्ट दे रहे हो तो गिफ्ट के बदले में आपको कुछ भी उम्मीद नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, कह रहे हो कि अब मैंने गिफ्ट दे दिया, अब तुम मेरा ये काम कर दो, मैंने कंसिडरेशन तुम्हें दे दिया। तो गिफ्ट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा एज अ कंसिडरेशन। ये बात आपको याद रखनी है। अब तीसरा क्या कह रहा है, मूव फ्रॉम द प्रोमिसी टू समवन देयर बिहाफ। अब यहाँ क्या कह रहा है, द कंसिडरेशन मस्ट move from promisee or someone authorized by them, it cannot move from a third party। कह रहा है कि कंसिडरेशन जो है प्रोमिसर से प्रोमिसी के पास जाना चाहिए। प्रोमिसर प्रोमिसी को कंसिडरेशन जो है वो देता है, किसी थर्ड पर्सन को ये जो कंसिडरेशन है वो नहीं जाना चाहिए। इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन की अगर बात करें, कंसिडरेशन कितनी प्रकार की होती है। एक होती है एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, दूसरी होती है एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। तो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या होता है, when one party performs their part of contract before the other party makes their promise, it is called the executed consideration। for example, अब पहले समझ लीजिए, उसके बाद इफ ए बाइज अ बुक, अगर ए बुक बाय करता है कहाँ से, बी से, पेइंग द प्राइस इमिडिएटली इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। मतलब ए ने जो है वो सपोज करो कि बी के दुकान से एक किताब खरीदा और तुरंत ही पैसे दे दिए, ठीक है, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है। अब यहाँ देखो, समझो, when one party performs their part of the contract before the other party makes their promise। अब यहाँ पे देखो, मान लो जैसे आप दुकान पे गए, दुकानदार से बोले कि आपके पास ये वो है, क्या बोलते हैं, ये किताब है। तो वो बोलता है हाँ ये किताब है, तो वो तुरंत आप क्या करते हैं, उसके लिए पैसे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अभी उसने किताब आपको दिया नहीं है, लेकिन पैसे आप पहले बढ़ा दिए, मतलब उसके एक्सेप्ट करने से पहले ही आप पैसे उसको बढ़ा दे रहे हो, तो वो क्या है, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हुआ है कि इफ़ ए बाइज अ बुक फ्रॉम बी, पेइंग द प्राइस इमिडिएटली, तुरंत ही प्राइस उसको पे कर देता है, ये क्या है, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या है, व्हेन बोथ द पार्टीज प्रॉमिस टू परफॉर्म देयर प्रोस्पेक्टिव पार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर, इट इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। अब यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन ऐसा होता है कि मान लो बात हो गया है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की आपस में बात हो गई है कि हम इतने पैसे पे लेन देन करेंगे, ठीक है ना। बात हुई है सिर्फ, अभी ट्रांजेक्शन जो है वो फ्यूचर में होना है, इमीडिएट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है उस चीज़ का। तो इसको, इस कंसिडरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बोलेंगे। और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन में क्या मैंने बताया कि जैसे ही कोई सामान आपने लिया हाथ में, तुरंत ही उसके लिए पैसे आपने पे कर दिए, वो क्या है, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर आप तुरंत कर दे रहे हो, ठीक है ना, कोलेटरल टाइप का ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो वाला कॉन्सेप्ट, तो उसको एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन मानेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन में ये होता है कि दोनों पार्टीज, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, प्रॉमिस करती हैं इस
बात के लिए कि वो अपना पार्ट जो है वो फ्यूचर में परफॉर्म करेंगी, कंसिडरेशन वगैरह फ्यूचर में देंगी। तो इस कंसिडरेशन को हम लोग एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब केस लॉज है कंसिडरेशन पे, क्या है पहला, क्यूरी वर्सेस मिसा का केस है 1875 का। दिस केस एस्टैब्लिश्ड द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अक्यूरिंग टू वन पार्टी और सम फॉरबियरेंस ड्यूरिंग लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर्ड और अंडरटेकन बाय अदर। अब यहाँ पे देखो क्यूरी वर्सेस मिसा में बोला गया कोई भी राइट, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी बेनिफिट, कोई भी प्रॉफिट जो है किसी भी पार्टी को अगर दिया जा रहा है या किसी भी पार्टी से लिया जा रहा है तो वो कंसिडरेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चिट्टी वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ लंदन 1861 के केस में क्या बोला गया, दिस केस हेल्ड द पास्ट कंसिडरेशन इज जनरली नॉट वैलिड। तो इस कंसिडरेशन में चिट्टी वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ लंदन के केस में बोला गया कि पास्ट जनरेशन जो है वो वैलिड नहीं होता है। इफ प्रोमिसी इज मेड इन recognizable past benefit, it is not enforceable unless there is a pre-existing obligation or to pay for the benefit। तो बस इतना याद रखिएगा, चिट्टी वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, सॉरी लंदन में 1861 में पास्ट कंसिडरेशन को वैलिड जो है वो नहीं समझा गया है, ठीक है। अब ऐसा कोई प्रॉपर्टी होता है जिसका प्रेजेंट में तो लाभ नहीं दिखता जब आपको ऑफर किया गया, लेकिन पास्ट में दिखता है, तो अगर आप पास्ट कंसिडरेशन में कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो चीज़ वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये बोला गया था चिट्टी वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ लंदन के केस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट इंडिया का केस है, ये केस है रामचंद्र राव वर्सेस हैदराबाद स्टेट 1958 का, 1958 का। दिस केस क्लेरिफाइड दैट कंसिडरेशन कैन बी नॉमिनल। कंसिडरेशन नॉमिनल हो सकता है, नाम मात्र का हो सकता है, बट इट मे बी रियल सब्सटेंशियल, अ मेयर टोकन और नॉमिनल कंसिडरेशन इज सफिशिएंट इफ इट इज जेन्युइनली इंडीड बाय द पार्टीज। अब मान लो कि ए है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ एक बी है, ठीक। अब ए का जो है कार है 5 लाख का, लेकिन ये बी को जो है वो ट्रांसफर कर रहा है या बेच रहा है तो इससे सिर्फ 1 लाख रुपए ले रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो ट्रांसफर है ये इनवैलिड है क्योंकि इसका कंसिडरेशन वैल्यू कम है। असल में इसकी कार 5 लाख की है तो 5 लाख को बेचना चाहिए था बी को, लेकिन वो 1 लाख का बेच रहा है। तो क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है ये क्या वैलिड होगा या नहीं होगा। तो रामचंद्र हैदराबाद में भी ये बोला गया कि भैया कंसिडरेशन नॉमिनल हो सकता है, नाम मात्र का कंसिडरेशन हो सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। किसी का अगर सामान 5 लाख का है, अगर वो 5,000 में बेचना चाहे तो वो बेच सकता है, लेकिन हाँ समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। ये प्रॉमिसर है, ये प्रॉमिसी है, दोनों के बीच में कंसिडरेशन वाला बात होना चाहिए और वो कंसिडरेशन नॉमिनल हो, कोई दिक्कत नहीं हो, नाम मात्र का कंसिडरेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है ना, सही होना चाहिए। यही आपका जो है वो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक बार आप पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया उसी में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक। चलिए अब जो है नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंसिडरेशन इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन लॉ। सब जानते हैं कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, वॉइड होता है, ठीक है ना। It ensures that it is the bargain between the parties that the contract is not based on mere promise or gift। तो promise और gift पे, सिर्फ promise और gift के बेस पे consideration नहीं होता, उसमें बार्गेनिंग वाली भी चीज़ें आती हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर एनीवन इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आने जा रहे हैं, उनको कंसिडरेशन के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आज का जो कंसिडरेशन का लेक्चर था आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, कंसिडरेशन क्यों ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज मैंने बताएं, कुछ इलस्ट्रेशन बताएं जिसकी मदद से आप और अच्छे से समझ पाए होंगे इस कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट को। और अगर आपको हमारा
चैनल में दी गई जो वीडियोस हैं या फिर जो भी लेक्चर्स हैं आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और अगर ये आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो लीगल एक्सपो का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा नीचे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप और वहाँ से ये पूरी जो पीपीटी है आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और क्लासेस की आपको जो डिमांड है, जो लगता है कि इस पे हमें वीडियो चाहिए या ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है, तो आप अपना जो भी रिक्वेस्ट है या सजेशन है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।